बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 2 एफएससी जो न्यू करिकुलम है उसको इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स थे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखें, बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है कि इनके दरमियान में या जो डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है, जिसकी बेस पे मालिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो ना बॉन्डिंग हो सकती है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं। तो सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब जो फर्स्ट हमारा है वो है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करें। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की खातिर क्या होता है उनमें कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, इसी तरीके से सल्फ़र की बात करूँ, नाइट्रोजन की बात करूँ, फास्फोरस की बात करूँ, तो इन तमाम जो नॉन मेटल्स हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब ये नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड की डिफरेंट टाइप हो सकती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकता है, आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी देख सकते हैं, इवन ये कि आप लिपिड्स वगैरह में भी देख सकते हैं। इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। आप हाइड्रोकार्बन्स की बात यहाँ पे ले लें, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली प्रोटीन में पाई जाती है, तो ये भी एक किस्म की कोवलेंट बॉन्ड है। और इसी तरीके से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात कर लें, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड डीएनए में पाया जाता है। इसी तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। इसी तरीके से फर्दर आप एस्टर बॉन्ड की बात कर लें, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के दरमियान में बनता है और लिपिड्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। और फर्दर थायोएस्टर बॉन्ड है जो कि ये भी किसके दरमियान में पाया जाता है, प्रोटीन में। एंड दीज ऑल आर द एक्चुअली टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड। दीज अपोजिटली चार्ज आयंस आर देन होल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, ले लेता है, या एक जो एटम है वो कंप्लीटली अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को दे देता है। यहाँ पे बात कर लें, ये सोडियम, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन को डोनेट कर देता है। इस वजह से कि जो सोडियम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी बेस पे अपोजिटली ये ना कहाँ मौजूद होगा, अपोजिट चार्ज के दरमियान में, कभी सेम चार्जेस के दरमियान में नहीं पाया जाएगा। ओके, अब आयनिक बॉन्ड बहुत मतलब ये कि देखा जाए तो ये कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत लेस कॉमन है। मतलब नॉर्मली जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब अगर मैं बात करूँ साल्ट्स की, तो साल्ट्स में जो है ना ये कॉमनली पाया जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉन्डिंग फाउंड इन साल्ट्स। अब आयनिक बॉन्ड बिटवीन सम अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। अगर मैं बात करूँ प्रोटीन में, तो प्रोटीन में भी अमीनो एसिड्स जो मौजूद है उनके दरमियान में भी आयनिक बॉन्ड पाई जाती है। अब वजह क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ हाईली चार्ज फास्फेट ग्रुप्स इन डीएनए। डीएनए में हाईली नेगेटिव चार्ज फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है, तो उसकी बेस पे भी क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड एग्जिस्टेंस में आती है। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा हो कि ये क्या है कि नेगेटिवली चार्ज फास्फेट ग्रुप्स है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड पाई जाती है। आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द मेटल एंड्स, और जो प्रोटीन ऑफ एंजाइम या दूसरे प्रोटीन की बात कर लें उनके दरमियान में भी क्या पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। ओके, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं नेक्स्ट। देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक हाइड्रोजन के दरमियान में बनता है नॉर्मली, ठीक है, कि विच अकर्स बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, नाइट्रोजन की बात कर लें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो इनके दरमियान में पाई जाती है। अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेबरिंग एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो लोन पेयर की वजह से होती है, जो उसके दरमियान में मौजूद होते हैं। एक
लेट ये कि ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन में अगर लोन पेयर मौजूद है तो उसकी बेस पे क्या करेगा, वो दूसरों को अटैक करेगा। अब इसमें इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरी इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो इंट्रा मालिक्यूलर है वो क्या होता है, बिटवीन सॉरी जो इंटर है वो बिटवीन डिफरेंट मालिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान में होता है। आप यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात कर सकते हैं। और इंट्रा, ठीक है, इंट्रा जो ना आप इंट्रा जो मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो बिटवीन सेम मालिक्यूल, वाटर वाटर के मालिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, इंट्रा मालिक्यूलर होगी। ठीक है, वाटर और किसी और की बात करें तो उसके साथ किसी और कॉम्बिनेशन कर लें तो वो इंटर होगी। अगर सेम मालिक्यूल्स हैं वाटर के दरमियान में या हाइड्रोजन फ्लोराइड्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी वो सेम, मतलब अगर होगी तो वो इंट्रा है। ठीक है, अगर डिफरेंट होगी तो इंटर है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम बात करें डीएनए में, डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। उसमें आप देखें कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, किसके दरमियान में, सिस्टीन और गवानीन। ठीक है, कि गवानीन और साइटोसिन की बात करें, इनके दरमियान में ये ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसी तरीके से थायमीन और एडनीन के दरमियान में 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडनीन एंड थायमीन। प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट ये है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, एक्चुअली ये अदर देन कोवलेंट बॉन्ड होती है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कुछ रीजन्स में पाई जाती हैं। ठीक है, अब एक्चुअली एक होता है हाइड्रोफोबिक, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक होता है एक्चुअली ये एफ्रेड ऑफ वाटर, मतलब ये कि वाटर हेटिंग, फोबिया मतलब आपको पता है डर को कहते हैं, वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर। ठीक है, तो ये वाटर जो ना हेटिंग या एफ्रेड ऑफ वाटर होती हैं। आपको पता है कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो उससे जितना हो सकता है ये अपना जो कंटेक्ट है वो मिनिमाइज कर लेते हैं, मिनिमाइज देयर कंटेक्ट विद वाटर बाय क्लस्टरिंग एंड कमिंग टुगेदर। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ, जैसे ये यहाँ पे बात कर लें, ये अंदर की तरफ खुद को इन्होंने फोल्ड कर दिया है, अंदर की तरफ इन्होंने क्लस्टर बना दिया है। तो इस वजह से जो है ना ये ऐसे इंट्रैक्शंस को हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर मैं फर्दर भी बात करूँ, ये जो दूसरे ब्लू टाइप के दिख रहे हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं, ये बाहर वाली साइड पे चली गई हैं। The hydrophobic effect has several important and biological implications. प्रोटीन फोल्डिंग, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है एक्वस सोल्यूशन में प्रोटीन की फोल्डिंग है। इसी तरीके से मेम्ब्रेन फार्मेशन में लिगेंड बाइंडिंग या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में भी क्या होता है कि मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी होता है। नेक्स्ट ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का वर्ड आपको पता है कि लविंग से रिलेटेड है। तो ये ऐसे एक्चुअली मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर लविंग होती हैं, वाटर के साथ इनका इम्पैक्ट होता है, इंटरेक्ट होता है। The molecule which show hydrophilic interaction are known as hydrophilic molecules which are to be polar in nature. अब ये पोलर होती हैं, वो जो हाइड्रोफोबिक था वो नॉन पोलर है, जो हाइड्रोफिलिक हैं वो पोलर है। अब इसमें क्या होता है, दे हैव पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव रीजन्स। एक साइड पे पार्शली पॉजिटिव होता है, एक साइड पे पार्शली नेगेटिव रीजन होता है, जिसकी बेस पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ठीक है, मतलब ये कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती आपस में, तो इस वजह से नॉर्मली पार्शली पॉजिटिव चार्ज और पार्शली नेगेटिव चार्ज यानी रीजन्स बन जाते हैं, जिसकी बेस पे क्या डेवलप होता है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं। अब हाइड्रेशन की बात भी कर लें तो वो भी क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक प्रोसेस है, जिसमें जब आयनिक सब्सटेंस को वाटर में डाल दिया जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। अब इससे क्या मिलता है कि जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं उनकी एक्वस सॉल्यूशन में जो स्टेबलाइजेशन या डिसोल्यूशन है वो मेंटेन रहती है, कि वो उनकी जो शेप है वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस की मेंटेन रह जाती है एक्वस सॉल्यूशन में। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, आपको पता है कि ये जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स हैं वो भी जो प्रोटीन की सरफेस पे मौजूद होती हैं, उनका इंटरेक्ट होता है किसके साथ, वाटर के साथ। और इससे क्या होता है कि जो प्रोटीन है उसकी मेंटेनेंस यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है विद इन सेलुलर इन्वायरमेंट्स। मतलब ये कि बहुत सारे प्रोटीन हैं उनके अमीनो एसिड्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो वाटर के साथ कंटेक्ट में आते हैं, इससे उस प्रोटीन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सेल मेम्ब्रेन की आप बात कर लें कि उसमें फास्फोलिपिड्स मौजूद होती हैं, जिसकी बेस पे उनका जो टेल वगैरह है वो क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं, सॉरी हाइड्रोफोबिक क्या होती हैं, टेल होती हैं जो कि अंदर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। और इनके जो हेड हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, कि उनके हेड हाइड्रोफिलिक होती हैं, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। और उनकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वो क्या होती है, ओरिएंटेड टूवर्ड इनर साइड पे। ठीक है, आपने देखा होगा कि यूं जो है ना सेल मेम्ब्रेन की शेप होती है,
केस में जो इसके हेड हैं ये बाहर की तरफ होते हैं और ये टेल क्या होते हैं, इनर साइड पे होते हैं। तो टेल इसका क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक हुआ, सॉरी टेल क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक हुआ, और हेड क्या हुआ उसका, हाइड्रोफिलिक हो गया। ओके, अब हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन इन डीएनए और आरएनए। अब मैंने पहले भी बात की है कि फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है जिसकी बेस पे क्या होता है कि वो हाइड्रोफिलिक नेचर शो करते हैं, जिसकी बेस पे वो जो है ना वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इनेबल देम टू डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म, और डिफरेंट जो है ना इफेक्टिव रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, देखें मैंने ये बात की है कि जो डीएनए और आरएनए उनमें फास्फेट ग्रुप है जिसकी बेस पे वो क्या होता है कि वो हाइड्रोफिलिक नेचर शो करते हैं, और न्यूक्लियर प्लाज्म की बात कर लें या साइटोप्लाज्म की बात कर लें, वहाँ पे डिसॉल्व भी हो जाते हैं और एफिशिएंटली अपना फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, function effectively in aqueous medium inside the nucleoplasm and cytoplasm। और उसके बाद हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन इन एंजाइम की बात कर लें। देखिए बहुत सारे एंजाइम है, उनकी जो एक्टिव साइट है, ये जो एक्टिव साइट है वो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, जिससे वो वाटर के साथ कंटेक्ट में आती है। ऑन वेरियस एंजाइम्स इनेबल देम टू इन कम इन कंटैक्ट विद वाटर, कि वो वाटर के साथ कंटैक्ट में होते हैं, और उससे क्या होता है कि वो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और क्या होता है कि उनको कैटलाइज करते हैं। आपको पता है कि हमारे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में हो रही हैं या स्ट्रोमा मैट्रिक्स वगैरह इन चीज़ों में हो रही होती हैं, तो अब इनको स्पीड अप करने के लिए क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम। अब उन एंजाइम का हाइड्रोफिलिक होना ज़रूरी है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।